बड़ी बड़ी ट्रेजेडीज गाजा में हो गई, लेकिन देखिए दुनिया के मुसलमानों की तरफ से जो रिस्पांस आना चाहिए था नहीं आया। मैं आज इसलिए दुखी हूं। मैंने अपने एक्स अकाउंट पे भी डाला, पोस्ट डाला कि क्या दुनिया के मुसलमानों के आंखों का पानी मर गया है। देखिए फिलिस्तीन का मुद्दा इंसानियत का मुद्दा, ये बात सही है, सब लोग उसमें इन्वॉल्व है, सबको कुछ ना कुछ करना चाहिए। लेकिन मुस्लिम्स के जो, क्योंकि फिलिस्तीन की जनता त्राही त्राही कर रही है और मुस्लिम्स को पुकार रही है, कह रही है कि तुम लोग खत्म हो गए हो क्या, कुछ नहीं बचा क्या। आपको बताएं, कुछ ऐसी बहुत ही हृदयवर्धक घटनाएं हो गई। मुझे तो देख के उस वीडियो को रुलाई छूट गई। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। मैं आपको देखिए पूरी एक रिपोर्ट बताऊंगा कि फिलिस्तीन में आज दिन भर क्या हुआ। अफगानिस्तान पाकिस्तान वाले मसले पे भी बताऊंगा, रशिया से लेके तमाम और चीजों को भी बताऊंगा। लेकिन देखिए आज एक फिलिस्तीनी कैदी रिहा हुए, सादेर मटार, और वो अपने भाई की कब्र पे गए। अब उनके भाई जो थे शहीद यासिर, वो इजरायली जेलों में पहले मारे जा चुके, इजरायली जेलों में उनकी मौत हो गई। और वो जब अपने भाई, जब वो रिलीज हुए आज, ये सादेर, तो वो जब अपने भाई के उस पे गए, ग्रेव पे गए, तो वो ऐसे वो चीखे, वो चीख मतलब ऐसी थी कि मैं आपको बता नहीं सकता हूं। वो पूरा उसमें बेबसी नहीं थी, बेचारगी नहीं थी, उसमें एक अजीब तरह का गुस्सा, बदले लेने का एक पूरा डिटर्मिनेशन और एक जीत का भी एहसास था। और उसके साथ ही एक हिकारत थी सारे लोगों पे, दुनिया के, विशेषकर मुस्लिम्स पर, जो ये सब होते हुए कुछ नहीं कर रहे हैं। गाजा में 1 लाख से ऊपर टेंट बह गए हैं, लोग ठंड में ठिठुर के मारे जा रहे हैं। ये सारी चीजें आपके सामने हो रही है, लेकिन कोई किसी भी मुस्लिम कंट्री से कोई बड़ा रिलीफ, अरे इजराइल रोक रहा है तो उससे भिड़ जाओ। अगर अगर दम है, फिर आप लोग कहेंगे कि देखिए आप नाराज होते, नाराज होने की बात नहीं है। मैं एक पॉइंट उठाना चाहता हूं। आप वो वीडियोस आप जब देखेंगे ना, तो आप में मेरे एक्स अकाउंट पे हैं। मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो में भी डाल सकूं, हालांकि वो यही होगा कि यूट्यूब जो है इसको प्रोस्क्राइब कर देगा, उसमें या तो रिमूव भी कर सकता है और डिमोनेटाइज तो कर ही देगा। चलिए उसकी हमें चिंता नहीं है, फिर भी मैं देखिए वीडियोस दिखाने की कोशिश करूंगा। तो ये देखिए इसमें जो पूरी बात है। अब लोगों ने कहा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में क्या हो रहा है, तो देखिए पाकिस्तान अफगानिस्तान में जब से 11 दिसंबर को जब हक्कानी जो मारे गए, मेरे ख्याल से उनका नाम खलील हक्कानी है, जो एक तालिबान मिनिस्टर, तालिबान मिनिस्टर फॉर रिफ्यूजीज, उनका खलील रहमान हक्कानी, इनकी 11 दिसंबर को एक असैसिनेशन में मौत हुई। उसका कहीं ना कहीं ब्लेम पाकिस्तान को गया, फिर अफगानिस्तान, क्योंकि देखिए पाकिस्तान के अंदर एक टीटीपी भी है, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, ये मतलब पाकिस्तान की तहरीके तालिबान, वो भी एक तरफ से आतंकवादी हमले करती है, पाकिस्तान की सेना उसको रिस्पॉन्ड करती है, और उसमें बीच बीच में अफगानिस्तान आ जाता है, अफगानिस्तान राज आ जाता है। तो देखिए तहरीके, जो टीटीपी है वो तालिबान स्टेट नहीं है, उसको रिप्रेजेंट नहीं करती। वो तालिबान की आइडियोलॉजी वाले लोग जो पाकिस्तान के अंदर है, वजीरिस्तान वगैरह में, उनकी एक अलग लड़ाई चल रही है। उधर बलूचिस्तान में एक अलग लड़ाई चल रही है, बीएलए और तमाम इस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो सक्रिय हैं। अभी जो हुआ है देखिए कि पाकिस्तान ने अभी जो बमबारी की, मेरे ख्याल से 24 दिसंबर को अफगानिस्तान के कई इलाकों में, उसमें अफगानिस्तान का कहना है कि औरतें और बच्चे मारे गए। और उसके बाद आज यानी 28 दिसंबर को अफगानिस्तान ने, मतलब अफगानिस्तान स्टेट ने, केवल मतलब ये तहरीके पाकिस्तान ने नहीं, पाकिस्तान स्टेट ने बुरी तरह से एक वापस हमला किया। और नहीं सॉरी, मतलब अफगान स्टेट ने, जो तालिबान का स्टेट है, उसने हमला किया। उसने भी पाकिस्तान के कई टारगेट्स को हिट किया है, ऐसी खबरें आ रही हैं। अभी तक देखिए उसका डिटेल नहीं आ पा रहा है। तो सवाल देखिए यहां पर यही है, सवाल यहां पर यही है कि ये जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच एक जो स्थिति पैदा हो गई है, ये क्यों पैदा हुई। अब इसके पीछे देखिए वजह क्या है कि पाकिस्तान के अंदर अमेरिकन बेसिस है, एयरक्राफ्ट्स हैं, कुछ कुछ इस तरह के, कोई बहुत बड़े बेसिस नहीं लेकिन हैं।
रशिया से भी पाकिस्तान की बात चल रही है, चाइना तो है ही क्लोज पाकिस्तान के, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वहाँ जो अमेरिकन प्रेजेंस है उसके खिलाफ जो तालिबानी जो ये टीटीपी है और जो तालिबान का स्टेट है वो दोनों इसके खिलाफ हैं। और पाकिस्तान को इससे समस्या हो रही, क्योंकि भाई तालिबान को एक समय जब 1996 में तालिबान सत्ता में आया था तो पाकिस्तान ने उसको स्थापित किया था, लेकिन अभी 2021 में जब दूसरी तालिबान की सरकार आई उसके बाद से पाकिस्तान के साथ उसके रिश्ते अच्छे नहीं है, और उसकी मुख्य वजह अमेरिका बताया जा रहा है। देखिए, इमरान खान ने तालिबान उन्होंने कहा था कि भाई तालिबान को हमको समझना चाहिए इस तरीके से, उसके साथ जो हमारा एक रवैया रहा है जो अमेरिका की हम सुनते रहे वो नहीं सुनना चाहिए, तो इमरान खान सत्ता से हटा दिए गए। उसके बाद अभी जो स्थिति है कि पाकिस्तान की सियासत के बारे में देखिए, मेरी कोई डीप है, मतलब मेरी स्टडी है, लेकिन मैं इस समय उस पर ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ। अभी मैं केवल आपको उसकी मोटा मोटी जो स्थितियां हैं उसके बारे में बता रहा हूँ। बेसिकली जो अमेरिकन प्रेजेंस है उसको लेके एक इशू है, और जिस इशू पे जो कुछ रेडिकल फोर्सेस हैं पाकिस्तान में वो पाकिस्तान पे हमला करती हैं, फिर पाकिस्तान अफगानिस्तान पे हमला करता है। मोटा मोटी ये पूरी सिचुएशन है। इसके जो डिटेल्स हैं उसमें अगर हम जाएंगे तो ये समझ में आएगा कि एक अभी देखिए भाई, अभी देखिए गाजा की भी लड़ाई में, फिलिस्तीन की लड़ाई में पाकिस्तान का पाकिस्तान ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया। अरे 1 लाख टेंटी वहां पहुंचा देते, कौन तुम्हारी तो इजराइल, मतलब इजराइल से वैसे कहने को तो एक संबंध है ही पाकिस्तान का, तो वो कम से कम यही कर देता। मतलब भाई बातचीत तो है ही ना, जो भी कूटनीतिक वो नहीं हो फिर भी बातचीत तो है, तो कुछ वहां टेंट्स पहुंचा देते, कुछ और करते। अगर पाकिस्तान चाहता तो बहुत कुछ हो सकता था। बहुत पावरफुल मुल्क है, वो अकेला मुस्लिम कंट्री है दुनिया में जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स है, लेकिन वो चीज पाकिस्तान ने देखिए कहीं भी इस्तेमाल नहीं कर रही है, क्योंकि मेरे ख्याल से हुकूमत अगर होती कोई ऐसी जो चुन के आई हुई होती, या जो ये समझती होती, जो थोड़ा एंटी अमेरिकन स्टांस जैसे इमरान खान ले रहा था, तो एक दूसरी बात होती। अभी जो हुकूमत है उसकी देखिए दूसरी स्थिति है, वो अमेरिका के खिलाफ मेरे ख्याल से नहीं जाना चाहता, और ये काफी अफसोस की बात है। उसके बाद देखिए, रशिया की फॉरेन इंटेलिजेंस जो है उसने भी ये क्लेम किया कि यूएस और यूके की इंटेलिजेंस एजेंसीज उसके ऊपर हमला करना, वहां पर टेररिस्ट अटैक्स प्लान कर रही, और ये हो चुके हैं टेररिस्ट अटैक, इस तरह के मिलिटेंट अटैक्स रशिया पे हो चुके हैं। उसके बाद देखिए जो एक बड़ी खबर यमन की है, यमन ने आज 8वीं बार हमला किया, और ये जो 8वीं बार हमला यमन का है ये जेरूसलम पे है, ये तेल अवीव पे नहीं है, ये जेरूसलम पे है। नेवतीम जो एयरबेस है नजिब रीजन में, जो नजब जो डेजर्ट है सेंट्रल इसराइल में, वहां पर जो नेवतीम एयरबेस है, इसी नेवतीम एयरबेस पे ईरान ने 1 अक्टूबर को स्ट्राइक किया था, और ईरान ने जो हेजरीम एयरबेस है उस पर भी स्ट्राइक किया था। लेकिन ये देखिए जो नेवतीम एयरबेस पे जो स्ट्राइक किया है ये यमन का बड़ा यूनिक पहलू है। इसराइल कह रहा है कि हमने कुछ ड्रोन्स को इंटरसेप्ट कर दिया, लेकिन उसको ये मानना पड़ रहा है कि कुछ ड्रोन्स अपने टारगेट पे लगे। जेरूसलम में इस बार भगदड़ मची और करीब 11 लोग जेरूसलम में घायल हैं, इजरायली सेटलर्स। मैं आपको बता चुका हूं कि पहले 50 लोग कई हमलों में तेल अवीव में घायल हो चुके हैं, 11 लोग जेरूसलम में घायल, और यमन यही कह रहा है कि तुम हम पे बमबारी करोगे, हम कहीं भी तुम तक पहुंच सकते हैं, और पहुंच ही नहीं सकते, हम तुमको ऐसा नुकसान पहुंचा सकते हैं कि जो कोई ऐसा नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। उसके बाद देखिए आज पैलेस्टीनियन अथॉरिटी जो है, जो इजराइल के कहने पे चल रही है, और पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस के बीच जेनिन में कई राउंड गोली चली, युद्ध हुआ, और एक पैलेस्टीनियन अथॉरिटी का एक बड़ा जो ऑफिसर है, जो प्रेसिडेंशियल गार्ड में है, जो महमूद अब्बास की प्रेसिडेंशियल गार्ड में है, अब आप देखिए हैं अभी कुछ नहीं प्रेसिडेंशियल गार्ड, तो प्रेसिडेंशियल गार्ड में जो है वो मारा गया, उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन जो पीए सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, इन्होंने एक अबू अल समान फैमिली है अल असीद मॉस्क के पास जेनिन में, उसके घर में आग लगा दी। उसके बाद देखिए जबलिया में बड़ा एक हृदयवर्धक देखिए घटना हुई। मैं इसलिए भी दुखी हूं, एक तो वो जो जिस तरीके से वो जो चीखे, और जो वो उन्होंने अपने भाई की जो ग्रेव पे जाके उनकी जो चीख है
वो मेरे कानों में गूंज रही है। दूसरी बात, कमल अडवान जो हॉस्पिटल है उसके चीफ को अरेस्ट कर लिया और उसको जला दिया। अस्पताल को जलाने की ये पहली घटना इजराइल की तरफ से ऐसी है कि अस्पताल जला दिया, और उसको लेके मैट गिलबर्ट्स वगैरह जो इंटरनेशनल फिगर्स हैं वो अपील कर रहे हैं। लेकिन कमल अडवान हॉस्पिटल को जला दिया, इसको लेके फिर मुस्लिम जो हुकूमतें, अरे यार कुछ तो ये हम नहीं मान सकते हैं कि आप जो है वो देख रहे हो, वॉच कर रहे हो। पाकिस्तान हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, कतार हो गया, जो भी इस तरह के मुल्क है, जॉर्डन हो गया, कुछ बोलो तो। ये क्या बात है कि अस्पताल जला दिया? ये कभी देखा है, कभी सुना है दुनिया में कि किसी ने अस्पताल जला दिया और उसका विरोध नहीं हो रहा है? कोई विरोध नहीं कर रहा है, हम ही अकेले विरोध कर रहे हैं यहां पर दुनिया में। ये देखिए पूरी स्थिति है, इसलिए मैं आपको इस पे वो सेंसिटाइज कर रहा हूं। और ऐसी स्थिति बनी रही, हम लोगों को इनिशिएटिव लेना होगा कि वहां पर हम कुछ ना कुछ राहत सामग्री पहुंचाएं, कैसे भी पहुंचाएं। हम सबको साथ में आके वहां पर 1 लाख 2 लाख टेंट जो कि जाड़े से बचा सके बच्चों को। कितने बच्चे मर गए हैं, 3 से 4 बच्चे, मतलब पूरी संख्या अभी तक नहीं आई, मेरे ख्याल से 4 बच्चे ठंड से मर गए गाजा में। अब ऐसी स्थिति में बताइए इंसान जो एक थोड़ा संवेदनशील इंसान है वो क्या करे? वो यही तो कर सकता है ना। अब आप वीडियो मैं बना रहा हूं, आपसे बात कर रहा हूं, कोई एक वीडियो देखिए, मैं कोशिश करूंगा इसमें डालने की, वो जो जिस तरीके का जो फिलिस्तीन में माहौल है उसके बारे में। लेकिन वो पता नहीं है वो वीडियो में रिटेन कर पाऊंगा कि नहीं, क्योंकि उसको तुरंत जो है ब्लॉक कर दिया जाता है, या वो रिमूव कर दिया जाता है वीडियो, या हमारा चैनल ही बैन कर देंगे। उसके बाद देखिए नॉर्दर्न गाजा में अल जैतून में काफ़ी लड़ाई हुई। वहाँ पर अल जैतून में 2 इजरायली मरकवा टैंक्स वहाँ पर क्षतिग्रस्त हुए। उसके बाद देखिए जेनोबिया स्कूल जो तुर्करेम कैंप में है, वहाँ पर आईडीएफ की फोर्सेस के साथ झड़पें हो रही हैं, अभी भी चल रही हैं। और अल मदारिस जो नेबरहुड है, अल घानिम अल मदारिस, ये दोनों जो इंपॉर्टेंट एक्सेस पॉइंट्स हैं तुर्करेम के, यहाँ पर युद्ध चल रहा है और यहाँ पर भी इजराइल को नुकसान उठाना पड़ा है। उसके बाद देखिए जो पैलेस्टीनियन एम्बेसी जो टूनीसिया में है, वहां पर देखिए एक प्रदर्शन हुआ, कुछ जनता आगे आ रही है। टूनीसिया में जो पैलेस्टीनियन एम्बेसी है उसके बाहर जो पैलेस्टीनियन ये जो जेनिन में हो रहा है पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के खिलाफ, वहां के लोगों ने प्रदर्शन किया। उसके बाद देखिए जो एक यमन को लेके जो एक बात आ रही है कि इजराइल ने अब उसको एक मिलिट्री कैंपेन घोषित कर दिया है कि हम यमन के खिलाफ एक युद्ध जैसी स्थिति में। वहीं पर वॉशिंगटन पोस्ट ने यह कहा कि जो अंसारुल्लाह ग्रुप है, यानी हुतीस का जो ग्रुप है यमन में, वो टेक्निकली बहुत एडवांस्ड है। जो लोग सोच रहे हैं, जो लोग ये देख रहे हैं कि वो सैंडल पहने उनके सोल्जर्स, हालांकि सारे सोल्जर्स नहीं, कुछ भाई ऐसे जो सेल्फ डिफेंस यूनिट्स हैं, जो वहाँ की टेरिटोरियल आर्मी है, जो जनता की सेना है, उसमें भले, लेकिन उसके अलावा उनके पास टेक्निकल सुपेरियोरिटी, वो जो जिस तरह के असलहे उन्होंने एक्वायर किए हैं, ये सारी चीजें हैं। और इसीलिए अमेरिका और ब्रिटेन बार बार इजराइल को वार्न कर रहा है कि तुम इस मिस एडवेंचर में मत जाओ। मतलब सीधे तौर पे नहीं, लेकिन अंदर खाते ही, जैसे वॉशिंगटन पोस्ट का आर्टिकल आया, ये इजराइल को वार्निंग ही है। लेकिन इजराइल के तो दिमाग में इस समय नेतन्याहू, मतलब इजराइल में तो एक 1 मैन शो चल रहा है। नेतन्याहू अपने को बचाने के लिए जो कुछ कर रहा है, वो दुनिया का मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स उसको सपोर्ट कर रहा है, और कोई उसका विरोध करने वाला नहीं। एक आदमी की वजह से दुनिया में लाखों लोग मारे गए। ये भी एक अप्रत्याशित चीज है जो कभी नहीं हुई है। उसके बाद देखिए कई जगह सेटलर्स और फिलिस्तीनियों में लड़ाई हुई, वेस्ट बैंक में, हिब्रॉन में हुई। उसके बाद देखिए जो नाब्लस में एक विलेज है बुरका, वहां पर लड़ाई हुई। वहां पर ये जनता के बीच, जो फिलिस्तीनी जनता और सेटलर्स के बीच। उसके बाद देखिए जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी में मैं जिसके बारे में बता रहा था कि अभी तक पैलेस्टीनियन अथॉरिटी ने करीब 15 फिलिस्तीनी सिविलियंस और फाइटर्स को मारा है। और यहां पर लेकिन जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के जो आदमी की जो आज जो मारा गया है, हसन अब्दुल्ला, जनरल इंटेलिजेंस सर्विस, इसका जो है ये कल मारा गया था हसन अब्दुल्ला। और आज जो प्रेसिडेंशियल गार्ड का मारा गया है वो मेजर हुसैन अहमद नसेर, मेजर हुसैन अहमद नसार, ये यत्ता का है
और ये उसके प्रेसिडेंशियल गार्ड में था। जेनिन में जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस को दबाने की मारने की कोशिश करी उसका हिस्सा था। ये 5वां बड़ा अफसर मारा गया है। तो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी बुरी तरीके से हार रही है, वहां कोई स्थिति नहीं जीतने की। जो हमास वहां पर घुस के गाजा में जबलिया में मार रहा, मैंने कल आपको एक्सप्लेन किया था कि वहां की जनता भी आती है, वहां से बाहर इजरायली निकालते हैं, फिर वापस जाती है, फिर आती है, फिर वापस जाती है, जनता भी लड़ रही है। उसी आवाजाही के बीच में जो गैप्स क्रिएट होते हैं, जो मिलिट्री जो साइंस में माने जाते हैं कि जो गैप्स क्रिएट होते हैं, उन्हीं गैप्स के अंदर घुस के हमास मारता है इजरायलीज को। और वैसी स्थिति में जो इजरायली हैं वो रोज जबलिया में मार खा रहे हैं। आज भी 3 इजरायली सोल्जर्स के मारे जाने की खबर है, और वो भी एक देखिए सुसाइड अटैक था कि वो सीधा एक हमला था मशीन गन से या वो चाकू ऑपरेशन था, ये अभी चीज क्लियर नहीं हुई है, ये चीज अभी क्लियर होनी बाकी है। उसके बाद देखिए वही खबर है कि करीब 1,10,000 टेंट्स नष्ट हो चुके हैं और वहां पर बहुत बुरी हालत है। 81% फिलिस्तीनी इस समय ठंड की मार से वो उनकी हालत खराब है, स्टारवेशन अलग हो रहा है। हमास पूरी कोशिश कर रहा है उनको मदद पहुंचाने के लिए, लेकिन जो ठंड का जो आलम है वो ये है कि बढ़ता जा रहा है, और इसके लिए देखिए कुछ ना कुछ बाहर से मदद की जरूरत है। बल्कि कुछ लोगों ने कहा है कि पेपर रेफ्रिजरेटर्स की, मतलब कागज के फ्रिज, इस तरीके के वो पूरे टेंट हो गए हैं। इतना मतलब उनका मटेरियल भी बहुत फ्लिम्जी है, कोई अच्छा मटेरियल नहीं है, और जिसकी वजह से वो तुरंत डिस्ट्रॉय हो जा रहे हैं और वो ठंड से बचा नहीं पा रहे। रात भर ठिठुर के लोग किसी तरीके से जिंदा है वहां पर, और लड़ भी रहे हैं उसके साथ साथ। और इजरायली हर किस्म की जो इजरायली जुल्म है उसको महसूस कर रहे हैं। उसके बाद देखिए जो इजराइल ने जो वेस्ट बैंक में, मैंने आपको एक चीज बताना भूल गया था कि जो वेस्ट बैंक में जो आज रेड्स की इजराइल ने, पैलेस्टीन अथॉरिटी के अलावा जो इजराइल ने रेड्स की, उसमें कुछ जगह तो वहां झड़पें हुई। बेथलेहम में एक बड़ा ऑपरेशन हुआ जिसमें इजरायली करीब 4 सोल्जर्स यहाँ पर बुरी तरीके से घायल हो गए। उसके बाद तुलकरेम में भी एक चीज, और एजबेत अल जराद एक एरिया है, यहां भी करीब 2 इजरायली सोल्जर्स घायल हो गए। उसके बाद देखिए इजरायलीज ने कुछ गाजा में आज कुछ ड्रोन से अटैक करने की कोशिश की, लेकिन उन ड्रोन से कोई नुकसान नहीं हुआ। वो ड्रोन्स भी जो पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस है उसने पूरी तरीके से उसको उस पर कर लिया, उस पर काबू, मतलब एक ड्रोन को तो उन लोगों ने कैप्चर कर लिया। इधर क्या है कि तुलकरेम में एक जगह काफिन में इजरायली व्हीकल्स डिस्ट्रॉय हुए। ये पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस की बड़ी उपलब्धि है, इन्होंने वो डिस्ट्रॉय की इजरायली व्हीकल्स। उसके बाद देखिए जो बेत उला जो टाउन है हिब्रॉन, वही वेस्ट बैंक में, नॉर्थ वेस्ट में, वहां पर भी रेड हुई, और मतलब आईडीएफ ने रेड की, लेकिन वहां पर काउंटर रेड फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने भी कर दी। कुछ इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज वहां पर हैं जो जॉइंट मतलब पैलेस्टीनियन उसमें वर्कर्स हैं, इजरायली ओनरशिप है, उनको भी क्षति पहुंची है इस पूरी लड़ाई में। उसके बाद देखिए बेत हनून में इन लोगों ने अपना वही जारी रखा है, इजराइल ने वहां पर घेर के मारना ये सिविलियंस को, लेकिन वहां रेजिस्टेंस, बेत हनून, बेत लहिया, जबलिया में जो रेजिस्टेंस है वो बड़ा भयंकर है। अच्छा, इजराइल का देखिए एक नया तरीका जो नॉर्थ गाजा में वो अपना रही है, वो सामने आया है कि ओल्ड जो M113 आर्मर्ड पर्सनल कैरियर्स हैं, इसमें ये JBU-31 बॉम्ब्स भर देती, बहुत ही खतरनाक जो होते हैं, और उनको ये एक्सप्लोड कराते हैं इस उसमें कि कोई एम्बुश ना हो। यानी जो इतना जो रोज हमास मार रहा है, इसका इन्होंने ये तोड़ निकाला है कि पहले से पर्सनल कैरियर्स जिसमें हमास को लगे कि इसमें सेना है, लेकिन उसमें एक्सप्लोजिव्स भरे, और वो ऐसे ही भेज दो, मतलब ड्राइव करके, एक ड्राइवर है वो ड्राइव करता है, वो कूद जाता है, तो मतलब वो पूरा हमास की तरफ बढ़ती चली जाती है। इस तरीके से इजरायली सोचते हैं, और हमास जो है वो उसको देख नहीं पाता है और एक्सप्लोजन हो जाता है। लेकिन 3-4 एक्सप्लोजन हो भी चुके हैं कल से, उसमें हमास का कोई नुकसान नहीं हुआ, बल्कि उसके बाद हमास उसको समझ ले रहा है। उसके बाद हमास अटैक करता है तो इनके पास कोई जवाब नहीं होता, जो आज हुआ। आज जो मैंने बताया कि 3 इजरायली सोल्जर्स जो हैं वो घायल हैं, और पूरी ये स्थिति है कि वो मतलब उनकी जो मतलब बचने की उम्मीद कम है। और
ये जो पूरी टैक्टिक्स है इजराइल की, जिस तरीके से वो नॉर्थ गाजा में हमला कर रहा है, इसका ये बहुत बड़ा फेलियर है। उसके बाद देखिए जो कुछ जगह सिलवाड में, रमल्ला के सिलवाड में भी सेटलर्स के साथ सीधे सीधे फिलिस्तीनी नागरिकों ने हमला किया और एक पूरा युद्ध चला। उसके साथ साथ देखिए अर्द हलावा जो एक जगह है जबलिया में, गाजा में, नॉर्थ गाजा में, वहां पर 2 फिलिस्तीनी सिविलियंस मारे गए। उसके बाद हमास ने भी वहां पर अटैक किया और जिसको लेके कई जो इस तरीके की जो आईडीएफ की फोर्सेस को पीछे हटना पड़ा। उसके बाद देखिए जो कमल अडवान में हुआ उसको लेके तो मैंने बताया आपको कि मैड्स गिलबर्ट और उन लोगों ने जो है एक बहुत बड़ा एक मतलब पूरी दुनिया में एक मैसेज दिया कि ये एक इमरजेंसी सिचुएशन है, पूरी दुनिया इस पर ध्यान दे। उसके बाद देखिए पैलेस्टीन अथॉरिटी फोर्सेस की कुछ वीडियोज सामने आए, जिन वीडियोज में वो पैलेस्टीनियंस पे जुल्म कर रहे हैं, और इतना खतरनाक जुल्म कि जैसे लड़कों को वो कोने में खड़ा कर दे रहे हैं, उनका पैर ऊपर करके, और उन लड़कों से कहलवाया जा रहा है कि अल्लाह है और अल्लाह के बाद अबू मेजन है। अबू मेजन कौन? यही महमूद अब्बास गद्दार। तो अल्लाह है और उसके बाद अबू मेजन है। इस तरह से लड़कों से नारे लगवाए जा रहे हैं। किसी को डस्टबिन में डाल के पूरा सर के बल डस्टबिन में डाल दे रहे हैं। फिर उस मतलब अजीब अजीब तरीके की पूरी स्थितियां, किसी को कुछ कर रहे हैं, किसी को कुछ कर रहे हैं, अजीब तरह से टॉर्चर कर रहे हैं फिलिस्तीनियों को, और उनके लोग मरते चले जा रहे हैं। 5वां अफसर आज मरा, कल देखिए 6वां 7वां, इस तरीके से हमास टारगेट कर रहा है उनके ऑफिसर्स पे, क्योंकि ये उसकी पूरी पॉलिसी है कि ऑफिसर्स को करो। जो नॉर्मल जो पैलेस्टीन अथॉरिटी के फाइटर्स हैं वो कहीं ना वो बार बार डिफेक्ट कर रहे हैं, माने पैलेस्टीनियन ये रेजिस्टेंस के साथ वो आ रहे हैं। उसके बाद देखिए हर्जिलिया में जो कल अटैक हुआ था गश इट्जियॉन में, वहाँ पर इजरायली जो मारे गए थे, वो बात आज कंफर्म हुई। और उसके बाद देखिए जो लेबनान में फिर से इजराइल ने कहा है कि वो 60 दिन का जो एक समय था उसको वो शायद स्टिक ना करे, वो उसके आगे भी वो रहने की कोशिश करे, जिसके बारे में जो लेबनीज सुन्नी प्रधानमंत्री है मिकाती, उन्होंने भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि तो फिर ये सुपरवाइजरी जो काउंसिल है, जो अमेरिका और फ्रांस और तमाम 1-2 और देशों की, ये क्या कर रही है? ये पूरे के पूरी तरीके से पूरे स्ट्रगल को बिट्रे कर रही है, और मतलब ये सीज फायर को बिट्रे कर रही है। इन्होंने कहा था कि हम इस सीज फायर की साख रखेंगे, लेकिन ये उसकी साख नहीं रख पा रहे। उसके साथ साथ आप देखिए जो मैंने बताया था कि रशिया में जो आतंकवादी हमले कुछ इस तरह के पहले हो भी चुके हैं, प्लान भी किए जा रहे हैं। यूक्रेन की एक फिर से बड़ी हार कर्स्क में हुई है। कर्स्क से लगातार यूक्रेन की फोर्सेस को खदेड़ा जा रहा है, और मेरे ख्याल से कि कुछ दिनों में, मैंने 1 हफ्ते के करीब समय में, कर्स्क से यूक्रेनियन फोर्सेस को हटना होगा, पीछे हटना होगा। ये देखिए आज का एक ब्रॉडली एक जो प्रसारण है आज का, ये मैं समाप्त करता हूं। और ये देखिए एक पूरी जो एक सिचुएशन है, उसमें मैं कल फिर आपके सामने वीडियो लेके आऊंगा। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।